हेलो फ्रेंड्स, कंसल्ट वाइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सीए राजेश कुमार खंडेलवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं आपके लिए वर्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वर्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई की डेफिनेशन और वर्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में आईटीसी अवेलेबल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वर्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई की डेफिनेशन को, उसके बाद में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वर्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में आईटीसी अवेलेबल होगा या नहीं होगा। यदि हम वर्स कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन की बात करते हैं तो सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 119 के अंदर वर्स कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को देखते हैं, फिर इस डेफिनेशन का एनालिसिस करेंगे। डेफिनेशन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। वर्स कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्ट्रेशन, कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी wherein transfer of property in goods, whether as goods or in some other form, is involved in the execution of such contract। यदि इस डेफिनेशन को हम ध्यान से देखें तो हमें 3-4 पॉइंट नजर आते हैं। फर्स्ट, वर्स कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसका है? सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है या गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है? वर्स कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स प्लस सर्विस related to immovable property wherein transfer of property in goods is involved in execution of such contract। तो यहां पर यह कहना चाहता है यदि कोई वर्स कॉन्ट्रैक्ट है तो वह इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए और प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन में। यदि ऐसा होता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इस डेफिनेशन से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आई है, वर्स कॉन्ट्रैक्ट केवल तभी बनेगा जब कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो और गुड्स का ट्रांसफर होता हो उसी फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यदि कॉन्ट्रैक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वह वर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि सेक्शन 2 सबसेक्शन 119 के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है उसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को वर्स कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। सबसे पहले, कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर गुड्स का ट्रांसफर होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वर्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वर्स कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस सप्लाई ऑफ सर्विस। यदि केवल गुड्स की सप्लाई होगी तो वो वर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। यदि सर्विसेज की सप्लाई होगी तो वो वर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ऐसे केस में केवल सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहां पर दोनों चीज का इन्वॉल्व होना जरूरी है। अब क्वेश्चन राइज होता है, वर्स कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो ये एक कंपोजिट सप्लाई बन गई। कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन को देख लेते हैं। कंपोजिट सप्लाई को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 के अंदर। डेफिनेशन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। यह डेफिनेशन कहती है यदि 2 या 2 से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई हो, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की हो या दोनों इंक्लूड हो और नेचुरली बंडल्ड हो और एक दूसरे के साथ सप्लाई दी जा रही हो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यदि ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो सप्लाई कंपोजिट सप्लाई बन जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसके अंदर, इनमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए और बाकी एंसिलरी सप्लाई होनी चाहिए। यदि ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो सप्लाई कंपोजिट सप्लाई बन जाएगी। यदि हम वर्स कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं तो वहां पर भी एक से ज्यादा सप्लाई इन्वॉल्व है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में सप्लाई ऑफ गुड्स भी होता है और सप्लाई ऑफ सर्विस भी होता है, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो इस केस में यदि हम देखें तो वर्स कॉन्ट्रैक्ट एक कंपोजिट सप्लाई बन गई। जब हम कंपोजिट सप्लाई की बात करते हैं तो वहां पर यदि हम सेक्शन 8 को देखें जिसके अंदर टैक्सेबिलिटी बताई गई है कि कंपोजिट सप्लाई के केस में टैक्स कैसे लगेगा, वहां पर बताया गया है कि कंपोजिट सप्लाई के केस में जो टैक्स रेट है वो प्रिंसिपल सप्लाई के अकॉर्डिंग डिटरमिन्ड होगा। अब क्वेश्चन राइज होता है, वर्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई के केस में प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है? क्या
सप्लाई ऑफ गुड्स को प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस को प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। यहां पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है जो शेड्यूल 2 का पैरा नंबर 6 है, वहां बताया गया है कि जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 119 के अंदर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है वह कंपोजिट सप्लाई है और यह सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। तो यहां पर लॉ ने पहले ही क्लियर कर दिया कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई एक सप्लाई ऑफ सर्विस है। जब हमें यह पता लग गया कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस है तो टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग डिटरमिन किया जाएगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई के केस में। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई के केस में आईटीसी अवेलेबल होगा या नहीं होगा। इसके लिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा सबसे पहले सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी और क्लॉज डी को, क्योंकि क्लॉज सी और क्लॉज डी के अंदर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई के रिलेशन में आईटीसी की अवेलेबिलिटी को ब्लॉक किया गया है और कुछ कंडीशन बताई गई हैं। यदि ये कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई के केस में आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी और डी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। एक बार हम प्रोविजन को पढ़ लेते हैं, फिर इसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई के केस में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 कहता है क्लॉज सी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वेयर सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। अब हम एक बार क्लॉज डी को देख लेते हैं। गुड्स और सर्विसेज और बोथ received by taxable person for construction of an immovable property other than plant or machinery on his own account, including when such goods or services or both are used in the course or furtherance of business। इसमें एक एक्सप्लेनेशन और दी हुई है, उस एक्सप्लेनेशन को भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। For the purpose of clause C and D, the expression construction include reconstruction, renovation, addition, alteration or repair to the extent of capitalization to the said immovable property। अब हम एक बार क्लॉज सी डी और जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसको डिस्कस करते हैं। क्लॉज सी कहता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली गई, किस लिए ली गई? इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। परंतु यहां पर आपके सामने इस स्क्रीन पर दो चीजें और लिखी हुई हैं, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। कहने का मतलब यह है यदि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली जाती हैं और प्लांट एंड मशीनरी के लिए ली जाती हैं, चाहे वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई बन रहा हो, तो आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी चीज, यदि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इनपुट सर्विस है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ए लिमिटेड है, उसने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई की आउटपुट सर्विस दी बी लिमिटेड को। बी लिमिटेड भी एक कॉन्ट्रैक्टर है जो सी को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। अब क्योंकि बी ने ए से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई की सर्विस ली है और बी ने सी को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई की आउटपुट सर्विस दी है, तो यहां पर बी को जो ए से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई की इनपुट सर्विस मिली है उस पर जो जीएसटी चार्ज हुआ है उसका बी को आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं क्लॉज डी को। क्लॉज डी कहता है यदि गुड्स और सर्विसेज परचेज की गई, किसके लिए परचेज की गई? कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। परंतु यदि गुड्स और सर्विसेज परचेज की गई, किसके लिए? प्लांट और मशीनरी के लिए, भले ही वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाए तो भी आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। यहां पर इस क्लॉज में एक और इंपॉर्टेंट चीज को क्लैरिफाई किया गया है, यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी बनती है जिसे कि इन द कोर्स और फर्दरेंस में यूज किया जाना है, तो भी आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा।
एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन होता है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चलेंगी। यदि उसके लिए गुड्स और सर्विसेज परचेज की गई हों और फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन हुआ हो तो भी टैक्सेबल पर्सन को आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। परंतु यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कहती है यदि इमूल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हुआ है, और कंस्ट्रक्शन किसको इंक्लूड करता है? रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अल्ट्रेशन और रिपेयर। यदि जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है उस कॉस्ट को यदि कैपिटलाइज कर दिया गया है तो ही आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। यदि एक इमूल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कोई अल्ट्रेशन हुआ है, रिपेयर हुआ है और उसको कैपिटलाइज नहीं किया गया है, एक्सपेंस को कैपिटलाइज नहीं किया गया है, तो आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। इसी सेक्शन के अंदर प्लांट एंड मशीनरी को डिफाइन किया गया है। उसकी डेफिनेशन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, मैं एक बार इसको आपके लिए पढ़ देता हूं। प्लांट एंड मशीनरी मीन्स apparatus, equipment and machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for making outward supply of goods, services or both, or includes such foundation। मीन्स उसने ये बता दिया प्लांट एंड मशीनरी तो शामिल होगी ही होगी, परंतु यदि प्लांट एंड मशीनरी के लिए कोई स्ट्रक्चर सपोर्ट बनाया गया है या कोई फाउंडेशन तैयार किया गया है तो वह भी प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूड हो जाएगा और आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज है इमूल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि क्लॉज सी और डी दोनों कहते हैं यदि इमूल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन होता है तो आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। अब हमें यहां पर यह जानना है कि ये इमूल प्रॉपर्टी क्या है। क्यों? क्योंकि यदि मूवेबल प्रॉपर्टी का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आईटीसी को ब्लॉक नहीं किया गया है यदि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के जो दूसरे क्लॉज हैं उसमें ब्लॉक नहीं है। परंतु इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में यहां पर क्लियर बता दिया गया है यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन होता है तो आईटीसी को ब्लॉक किया गया है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई सर्विस और गुड्स और सर्विसेज यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए परचेज की गई है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोस्तों सीजीएसटी एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को देखने के लिए हमें एलाइड लॉज का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए हम देखते हैं जनरल क्लॉज एक्ट। जनरल क्लॉज एक्ट कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस लैंड एंड बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ और परमानेंटली फास्टन। यहां पर यह कहना चाहता है यदि कोई लैंड है, बेनिफिट जो कि लैंड से अराइज हो रहे हैं, या कोई आइटम जिसे अर्थ के साथ अटैच कर दिया गया है या परमानेंटली फास्टन कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, अर्थ के साथ उसे अटैच कर दिया गया है, तो वह इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा। अब यहां पर लैंड का मीनिंग है प्लेनेट लैंड। अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस डेफिनेशन में दी गई है वह है अटैच टू अर्थ। अटैच टू अर्थ को डिफाइन किया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। इस डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। अटैच टू अर्थ मींस रूटेड इन द अर्थ एज इन केस ऑफ ट्रीज एंड सर्ब्स, embedded in the earth as in case of walls or building, or attached to what is so embedded for the permanent beneficial enjoyment of that to which it attached। एक बार अब इसका हम एनालिसिस कर लेते हैं। अटैच टू अर्थ मीन्स जिस तरह से पेड़ और झाड़ियां जड़ के साथ अर्थ के साथ जुड़ी हुई होती हैं, यदि ऐसा है तो उसे अटैच टू अर्थ कहा जाता है। जिस तरह से बिल्डिंग या दीवार जमीन के साथ जुड़ी हुई होती है उसे अटैच टू अर्थ कहा जाता है। परंतु एक इंपॉर्टेंट चीज है, जिस आइटम को अर्थ के साथ अटैच किया गया है उसका पर्पस क्या है। यदि पर्पस उस आइटम को इंजॉय करना है जिसके साथ अटैच किया गया है तो वह अटैच टू अर्थ माना जाएगा। अब मैं आपके साथ में एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं। अटैच टू अर्थ का मीनिंग क्या है। एक बिल्डिंग है, उसमें एक विंडो लगी हुई है। बिल्डिंग अर्थ के साथ अटैच है
तो इसे अटैच टू अर्थ माना जाएगा। अब जो उसमें विंडो लगी हुई है उसका पर्पस क्या है? क्या उसका पर्पस उस विंडो को एंजॉय करना है या उस विंडो का पर्पस उस बिल्डिंग का बेनिफिशियल एंजॉयमेंट है? विंडो का जो पर्पस है विंडो को एंजॉयमेंट करना नहीं है, विंडो का पर्पस है उस बिल्डिंग का परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट करना। तो जो आइटम अर्थ के साथ अटैच कर दिया गया है, पर्पस उस आइटम को एंजॉय करना नहीं है, परंतु जिस आइटम के साथ उसे अटैच किया गया है उस आइटम के परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट का है, तो वह अटैच टू अर्थ माना जाएगा। यहां पर हमने समझ लिया इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है। दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूं एक बार फिर से सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी और डी के अंदर। क्लॉज सी और डी में दोनों में बता दिया गया यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन होता है और उसके लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ली जाती है या फिर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई ली जाती है और कैपिटलाइज कर दिया जाता है तो आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। यदि कैपिटलाइज नहीं किया जाता तो आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। परंतु उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज थी, यदि प्लांट एंड मशीनरी होती है भले ही वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाए तो भी आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। यहां पर अब हम ये टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा केस हो सकता है जब हम ये मान के चल रहे हो कि हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गई और आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, परंतु हमें बाद में पता चले नहीं हमारा एनालिसिस तो गलत था, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं थी, ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी थी, तो क्या आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा? इसके लिए दोस्तों हमें दो टेस्ट करने होंगे। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं और उस क्वेश्चन के थ्रू हम दो टेस्ट देखेंगे। यदि ये दोनों टेस्ट पास हो जाते हैं तो जो हमारा आइटम है वह इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा। यदि टेस्ट एक भी फेल हो जाता है तो वह मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा और उस केस में आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूं, क्या सेंट्रलाइज एसी का आईटीसी अवेलेबल होगा? इसके लिए हमें जानना होगा क्या सेंट्रलाइज एसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है। इसके लिए मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दो टेस्ट। अब ये दो टेस्ट क्या है? इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है ये दोनों टेस्ट। पहला टेस्ट कहता है एक्सटेंट ऑफ एनेक्सेशन और दूसरा टेस्ट कहता है इंटेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन। यदि हम इन दोनों टेस्ट को समझ जाते हैं, हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी और उसके आईटीसी से रिलेटेड, तो हम एकदम से आंसर कर देंगे कि आईटीसी अवेलेबल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटेंट ऑफ एनेक्सेशन। एक्सटेंट ऑफ एनेक्सेशन किसे कहते हैं, ये पहला टेस्ट हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सटेंट ऑफ एनेक्सेशन का मीनिंग है जिस आइटम को इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ अटैच किया गया है उसको किस एक्सटेंट तक अटैच किया गया है। यहां पर जब मैं एक्सटेंट की बात करता हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट होता है क्या उस आइटम को दोबारा से उसी फॉर्म में वापस प्राप्त किया जा सकता है जिस फॉर्म में उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ अटैच किया गया था। यहां पर जब मैं वापसी की बात करता हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं यदि एक सेंट्रलाइज एसी है उसको किसी बिल्डिंग में फिट कर दिया गया, यदि मैं उसे रिमूव करना चाहता हूं तो क्या मैं उसे उसी फॉर्म में रिमूव कर पाऊंगा जिस फॉर्म में मैंने उसको बिल्डिंग में अटैच किया था। यहां पर यदि मैंने उसको बिल्डिंग से डिटैच कर लिया, हो सकता है मुझे उसकी कुछ वैल्यू मिल जाए, परंतु यहां पर मैं जिस वैल्यू की बात कर रहा हूं वह कॉमर्शियल वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक वैल्यू की। क्या सेंट्रलाइज एसी को बिल्डिंग से, दीवार से जिसके अंदर उसे फिट कर दिया गया है, यदि मैं बाहर निकालता हूं तो क्या वह मुझे उसी रूप में मिलेगा? क्या उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ठीक वैसे ही होगी? क्या वो उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से पहले कर रहा था? यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं यदि सेंट्रलाइज एसी को मैं बिल्डिंग से बाहर निकालता हूं तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सिर्फ स्क्रैप वैल्यू रहेगी और मैं उसे उसी फॉर्म में नहीं ले सकता जिस फॉर्म में मैंने उसे बिल्डिंग में अटैच किया था। तो यहां पर यह मैं कहूंगा कि पहला टेस्ट पास हो गया और इस केस में जो सेंट्रलाइज एसी है वह इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गया। अब मुझे दूसरा टेस्ट भी देखना है।
यदि दूसरा टेस्ट भी पास हो जाता है तो सेंट्रलाइज एसी इमोल प्रॉपर्टी बन जाएगा। यदि दूसरा टेस्ट पास नहीं होता है तो सेंट्रलाइज एसी इमोल प्रॉपर्टी नहीं बनेगा। और यदि इमोल प्रॉपर्टी कोई आइटम नहीं बनता है तो वहां पर कैपिटलाइज होना या ना होने का क्वेश्चन अराइज नहीं होता। डायरेक्टली मैं कह सकता हूं क्योंकि ये इमोल प्रॉपर्टी नहीं बना, मुझे आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। तो जो सेकंड टेस्ट है, सेकंड टेस्ट कहता है इंटेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन। यहां पर हमें यह देखना होगा जो हमने सेंट्रलाइज एसी बिल्डिंग के अंदर फिट किया था, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, उसका इंटेंट क्या है। जब मैंने आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो अटैच टू अर्थ की डेफिनेशन दी हुई है वहां पर जब बताया था तो 3 पॉइंट बताए थे। अटैच टू अर्थ मीन जिस तरह से पेड़ और झाड़ियां जमीन के अंदर गड़ी हुई होती हैं उसे हम अटैच टू अर्थ कहते हैं। जिस तरह से बिल्डिंग और वॉल अर्थ के अंदर अटैच होती हैं उसे अटैच टू अर्थ कहते हैं। और इन दोनों का पर्पस क्या है? इन दोनों का पर्पस जिस आइटम को, जिस थिंग्स को, जिस फिक्चर्स को हमने बिल्डिंग में अटैच कर दिया उस आइटम के परमानेंट बेनिफिशियल यूज का नहीं है। हमारा पर्पस तो जिस आइटम के साथ अटैच किया है उसके परमानेंट बेनिफिशियल यूज करने का है। तो यहां पर जो सेंट्रलाइज एसी बिल्डिंग में फिट किया गया है, पर्पस क्या है? क्या हमारा पर्पस उस सेंट्रलाइज एसी को यूज करने का है या उस बिल्डिंग के परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट का है? यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा जो हमारा पर्पस है वो बिल्डिंग के परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट का है, ना कि एसी को एंजॉय करने का। तो सेकंड टेस्ट भी पास हो गया। ऑब्जेक्ट ऑफ एनेक्सेशन और इंटेंट ऑफ एनेक्सेशन, जब भी हमें यह क्वेश्चन अराइज हो कि एक इमोल प्रॉपर्टी का आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें ये 2 टेस्ट चेक करने हैं। परंतु यदि इमोल प्रॉपर्टी एक प्लांट एंड मशीनरी बन जाती है तो आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक प्लांट एंड मशीनरी है, उस मशीनरी को अर्थ के साथ में सिर्फ इसलिए अटैच कर दिया गया ताकि उसमें वाइब्रेशन ना हो और वो अच्छे ढंग से, बढ़िया ढंग से काम कर सके। अब दोस्तों यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? जब मैंने उस मशीनरी को अर्थ के साथ अटैच किया, क्या मेरा पर्पज उस अर्थ के परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट का है या मशीन का है? मेरा जो पर्पज है वो उस मशीन के परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट का है, ना कि उस लैंड का। तो इस केस में क्या हुआ दोस्तों, जो सेकंड टेस्ट है वो फेल हो गया। अब दोनों में से यदि एक भी टेस्ट फेल हो गया तो वो आइटम इमोल प्रॉपर्टी नहीं बनेगा और आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। एक और टेस्ट देखते हैं। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक वाटर स्टोरेज टैंक बनाया, सीमेंटेड वाटर स्टोरेज टैंक है, बिल्डिंग के ऊपर बनाया जिसके अंदर सीमेंट, ब्रिक्स, डस्ट आदि यूज हुए। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या जो ये स्टोरेज टैंक बनाया गया है ये इमोल प्रॉपर्टी है या नहीं है? इसका आईटीसी अवेलेबल होगा या नहीं होगा? एक बार फिर से दोनों टेस्ट में आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहला टेस्ट एक्सटेंट ऑफ एनेक्सेशन और दूसरा टेस्ट इंटेंट ऑफ एनेक्सेशन। एक्सटेंट ऑफ एनेक्सेशन कहता है जो आइटम मैंने बिल्डिंग के साथ अटैच किया है, क्या अटैच किया है? वाटर स्टोरेज टैंक। यदि मैं उस वाटर स्टोरेज टैंक को उस बिल्डिंग से अलग करूंगा तो क्या मैं उसी फॉर्म में उसको रिसीव कर लूंगा जिस फॉर्म में वो ओरिजिनल था? मैंने ब्रिक्स लगाए, सीमेंट लगाए, क्या मुझे वो उसी फॉर्म में मिल जाएंगे? नहीं दोस्तों, उस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। जो सीमेंट होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो ब्रिक्स होंगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो पहला टेस्ट पास हो गया, इसलिए वो पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग इमोल प्रॉपर्टी बन गया। सेकंड टेस्ट इंटेंट ऑफ एनेक्सेशन। पर्पस क्या है? क्या पर्पस उस स्टोरेज टैंक को यूज करना है या जो बिल्डिंग है उसको यूज करना है? पर्पस बिल्डिंग को यूज करना है, ना कि स्टोरेज टैंक को यूज करना। तो सेकंड टेस्ट भी पास हो गया। क्योंकि इस केस में दोनों टेस्ट पास हो गए तो वो इमोल प्रॉपर्टी बन गया और इमोल प्रॉपर्टी बनने के बाद में आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लिफ्ट इंस्टॉल की किसी बिल्डिंग में, तो यहां पर दोबारा से वही दोनों टेस्ट देखने हैं, एक्सटेंट ऑफ एनेक्सेशन और इंटेंट ऑफ एनेक्सेशन। परंतु यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज यह है, यदि हमने किसी आइटम को अर्थ के साथ अटैच कर दिया और वो हमारा प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में फॉल हो जाता है तो वो भले ही इमोल प्रॉपर्टी बन जाए,
भले ही उस केस में दोनों टेस्ट पास हो जाएं तो भी वह इमोल प्रॉपर्टी बन जाएगा, परंतु बनने के बाद भी आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको जो ये 2 टेस्ट बताए हैं, कोर्ट ने करीब करीब हर केस के अंदर इन दोनों टेस्ट को फॉलो किया है। आपके सामने जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज हो कि इमोल प्रॉपर्टी के केस में आपको आईटीसी अवेलेबल होगा या नहीं होगा, आप एक बार इन दोनों टेस्ट को चेक करें, आपको जरूर से जरूर आंसर मिलेगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे आप इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।